ओके बेटा, ठीक। कौन सी नदी पढ़ रहे थे हम लोग आज? हमारी जो नदी चल रही थी उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इससे पहले डायग्राम इसका हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी का डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया था ना पहले, पिछली कक्षा में हमने इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं उस डायग्राम की डिटेल जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में मानी जाती है। क्या है, सबसे पहले इसका पढ़ेंगे बेटा उद्गम कहां से होता है। क्या पढ़ेंगे, इसका उद्गम कहां से होता है। तो इसका उद्गम कहां से होता है बताइए मुझे, कहां से होता है। चो मु ग यो चो मा युंग डंग, चौमंग्यू डंग भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्लेशियर, ग्लेशियर, या इसको और नाम कहते हैं आक्सी डंग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर पड़ता है अपना तिब्बत में, और ये ग्लेशियर तिब्बत में किसके निकट पड़ता है, तो हमें ध्यान रखना है मानसरोवर झील के कहां पड़ता है, निकट पड़ता है। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। ओके, इस नदी का मुहाना पढ़ते हैं। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में बेटा, बंगाल की खाड़ी में। यह भी समझाया हुआ पिछली कक्षा में। ओके, और पढ़ते हैं इसके संदर्भ में। इस नदी की हम पढ़ेंगे लंबाई, और इस नदी की जो बेटा लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर है। क्लियर बात है। फिर अगला पॉइंट इसमें पढ़ने वाले हैं इसका लगभग प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्रफल की जब बात करें तो प्रवाह क्षेत्रफल इसका है 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। इतना उतारिए। ओके, फिर ध्यान से सुने, ये नदी जो प्रवाहित होती है उसका प्रवाह क्षेत्र, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र, ये नदी स्टार्ट होती है कहां से बेटा, तिब्बत से होती है। तिब्बत से ये कहां आती है, भारत में, और भारत में किस जगह आती है बेटा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नदी कहां जाती है, असम में जाती है, और असम में मैदानी भाग में प्रवेश कर देती है। असम के बाद ये नदी जो है वो कहां जाती है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में नदी जाती है बंगाल की खाड़ी में। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, उतारो। फिर देखिएगा, इसका आपसे पूछा जा सकता है जल ग्रहण क्षेत्र कितना है। तो इसका ज्यादा जल ग्रहण करती है ना, मैंने कहा था जल ग्रहण क्षेत्र, इसका बेटा जल ग्रहण क्षेत्र है 1.64 लाख वर्ग किलोमीटर है। ओके, अब ध्यान से सुने,
ये नदी भारत में कहां प्रवेश करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नदी का भारत में प्रवेश, ये नदी भारत में प्रवेश कहां करती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में अरुणाचल प्रदेश के कौन से जिले में बेटा, दिहांग जिले में। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? अरुणाचल प्रदेश के कौन से जिले में, दिहांग जिले में। और जैसे ही दिहांग जिले में प्रवेश करती है, इस नदी का नाम दिहांग हो जाता है। क्लियर बात है? अच्छा, भारत में प्रवेश दिहांग जिले में करती है, बट आपको एक शब्द और ध्यान रखना है, नामचा बरुआ नामक पहाड़ी के पास। ठीक है, अगला देखो, भारत में प्रवेश करते समय नामचा बरुआ नामक पर्वत के निकट दिहांग नामक, कौन सा बेटा, दिहांग नामक गहरा गोर्ज बनाती है। तो ये नदी नामचा बरुआ पर्वत जो है, नामचा बरुआ पर्वत जो है ना 7,756 मीटर ऊंचा है। और जब नामचा बरुआ आगे पर्वत आ जाएगा तो ये नदी क्या करेगी, नदी एक गोर्ज बनाएगी, उस गहरे गोर्ज का नाम है दिहांग गोर्ज। एक तो उसके लेके जाऊंगा। रेडी बेटा? चलो, अब हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। कहां किस नाम से जानी जाती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो जी, सबसे पहले समझिए, ओके, यहां पर जगह का नाम लिख देता हूं मैं, और यहां लिख दूंगा मैं कौन सी जगह पे क्या नाम से जानी जाती है, उपनाम। तो यहां हो जाएगा बेटा स्थान, और यहां हो जाएगा नदी का नाम। जब स्थान और नदी के नाम के संदर्भ में पढ़े तो सबसे पहले नाम इसका तिब्बत का ही लेते हैं। तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम पढ़ रहे हैं, नदी के उपनाम पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ओके, चलो जी, ये नाम हो गया। अगला जो नाम पढ़ रहे हैं वो कहां प्रवेश करेगी, अरुणाचल प्रदेश में। मतलब भारत में प्रवेश कर दिया, और भारत में कौन सी जगह पे प्रवेश करेगी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ओके, ठीक है,
चलो, तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। अगला पढ़ते हैं, और क्या कहते हैं इसको। अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये नदी कहाँ बढ़ती है? असम में बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है बेटा? असम में बढ़ती है। और असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? असम में ये मैदानी भाग में प्रवेश कर देती है, और असम में इस नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी कहलाता है, और ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। ये बात भी लिख देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला, ये नदी जो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहते हैं? जमुना नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। अगली बात करते हैं, गंगा में मिलन। गंगा में मिलन, जब ये गंगा में मिलती है तो ये किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नदी के नाम से। ठीक है, क्योंकि गंगा का नाम भी पद्मा होता है, इसका नाम भी पद्मा बन जाता है। अगला देखिएगा, और अगले संदर्भ में अगर बात करें तो ये नदी कहाँ? मेघना के मिलने से, मेघना के मिलन के बाद, किसके मिलन के बाद? ध्यान से सुने, मेघना नदी के मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना नदी। और ये कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। मेरे ख्याल से ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और उतार लीजिए जिसको आप लोगों को लिखनी है। इंपॉर्टेंस क्या है देखिए बेटा, इंपॉर्टेंस क्या है सुनो। चलो जी, पहला आपको ध्यान रखना है कि ये नदी असम में माजुली नामक नदी द्वीप का क्या करती है? निर्माण करती है। तो क्या लिखोगे? ब्रह्मपुत्र नदी असम में, ये समझाया हुआ है ना, माजुली नामक नदी द्वीप का निर्माण करती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप द्वीप है। क्लियर बात है? ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बाकी सभी नदियों की तुलना में सर्वाधिक जल का प्रवाह करती है, सर्वाधिक जल लाती है। क्या लिखोगे? यह सर्वाधिक जल प्रवाहित करती है। अच्छा, नदियों का जल कौन सा जल होता है पता है? भूमजल होता है। ये नदी कौन सी है? भूमजल है, धरातली है? ये सतही जल, सर्वाधिक सतही जल लाती है। जल में भी कौन सा बेटा? नदियां कौन सी? सुनिएगा मेरी बात को, ब्रह्मपुत्र नदी सतही जल का प्रवाह करती है,
जल दो टाइप से होता है ना, एक होता है भौम जल, एक होता है सतही जल। भौम जल होता है जो भूमि के अंदर नदी चलती, आंतरिक अंतः प्रवाह की नदी जो होती है, और ऊपर जो चलती है ना, ऐसे के कहते हैं धरातलीय जल या सतही जल। अगला देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन करती है। विद्युत का क्या करती है? उत्पादन करती है। एक और बता रहा हूं मैं, इसमें यदि जल की मात्रा बढ़ जाती है तो बाढ़ आती है, और बाढ़ कहां आती है? असम में। इसलिए असम का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। असम में बाढ़ लाने के कारण इसे असम का शौक कहा जाता है। वैसे मैंने बिहार का शौक कोशी करवाया था, पश्चिमी बंगाल का शौक कौन सा है? दामोदर करवाया था, और वैसे असम का कौन सा है बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी। कोई दिक्कत है क्या? सोरो ऑफ असम। इतनी बातें होगी कंप्लीट। उतारो फिर और आगे बात करते हैं। पेज लेना पड़ेगा नया, अब पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियां। उतार लो। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एक जलमार्ग है, और उस जलमार्ग का नाम है नेशनल वाटर हाईवे संख्या 2, जबकि नेशनल वाटर हाईवे संख्या 1 गंगा नदी में है। क्लियर बात है? तो वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेशनल वाटर हाईवे संख्या 02, ठीक है। और नेशनल वाटर हाईवे संख्या 02 जो है, उसमें नदी कौन सी है बताइए मुझे? ये कौन सी नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में। क्लियर बात है? और ब्रह्मपुत्र नदी में कहां से कहां तक है? तो ध्यान रखना, असम के सदिया से, असम में कहां से? असम का एक जगह है जिसका नाम क्या है? सदिया जिला। असम में सदिया से बांग्लादेश की सीमा पर स्थित धुबरी तक है। कहां से कहां तक है? असम से इसकी स्टार्टिंग होती है, असम में उसकी जगह का नाम है सदिया, और बांग्लादेश की सीमा तक प्रवाहित होगा, और उस जगह का नाम है धुबरी। तो सदिया से धुबरी के बीच में जो वाटर हाईवे है, उस वाटर हाईवे का नाम है नेशनल वाटर हाईवे संख्या 02। इसका मतलब ये हो जाता है ये सदिया से धुबरी तक है। इसकी जो लंबाई है वो 891 किलोमीटर है। इसका जो निर्माण किया गया था बेटा 1 सितंबर को है, हालांकि तो अपने ध्यान रखना 1988 में। ये तो इसकी इंपॉर्टेंस है। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं क्या? सुनिए, अब हम बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां। सहायक नदियों की तरफ से अगर हम बात करें तो सबसे पहली सहायक नदियां पड़ेंगे दाईं ओर से मिलने
वाली कौन सी ओर से? दाईं ओर से मिलने वाली। सहायक नदियां। याद करिएगा कि दाईं ओर से कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन लोग। यस, इतना समझना है। नदी जब तिब्बत से निकलती है, भारत के बांग्लादेश में प्रवेश कर देती है, असम वाले स्थान से बहती हुई नदी जब आगे बढ़ेगी इस तरीके से और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना देगी। क्लियर बात है? अब हम उसकी कौन सी तरफ से बात कर रहे हैं कि ये नदी का उद्गम हो गया, ये नदी का मुहाना हो गया, मेरा दायां नदी का दायां होगा। तो हम लोग इधर से बात करने वाले हैं। सबसे पहली नदी इसके साथ मिलेगी, इस टाइप से सुनना है। सबसे पहली नदी इसके साथ मिलेगी, उसका नाम है सुबनसिरी। फिर एक नदी और इसके साथ मिलेगी जिसका नाम है कामेट। लिखिए, पहली नदी कौन सी है? सुबन सिरी। दूसरी कौन सी है? कामेट। तीसरी इसकी सहायक नदी लिखिएगा, मानस। कौन सी लिखेंगे बेटा? इसका नाम सुना होगा, मानस अभ्यारण्य स्थित है असम में, पता ना? मानस अभ्यारण्य कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मानस नदी के किनारे स्थित है। याद आ रहा ना? काजीरंगा भी याद आता होगा आप लोगों को। ठीक है। और एक नदी है जिसका नाम है, लास्ट अंतिम नदी इस तरफ की है, जिसका नाम है तिस्ता। टोटल कितनी नदियां होगी बेटा? 4। चारों के नाम लिखने हैं जो दाईं ओर से मिलती है। पहली कौन सी है बताओ? सुबन सिरी। दूसरी कौन सी है बताइए मुझे? कामेट। और तीसरी कौन सी है? मानस। चौथी कौन सी है? सीक्वेंस कैसी है? सुखामती नदी को सुखामती, सु से सुबनसिरी, का से कामेट, म से मानस, ती से तिस्ता। उतार लीजिए। ओके बेटा, तो हमने कौन से तट को पढ़ लिया? दाएं तट को पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं बाएं तट को। क्लियर बात है? यस। तो क्या लिखोगे? बाईं और से मिलने वाली सहायक नदियां। देखो, पहले डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। नदी तिब्बत से निकलने के बाद दिहांग गोर्ज बनाती है और इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसके साथ में कुछ सहायक नदियां मिलती है। सबसे पहली इधर से एक नदी आएगी और यहां मिल जाएगी, जिसको दिबांग या दिवांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एक नदी और मिलेगी, उसके बाद में लोहित जिसको कहते हैं और नदी मिलेगी, उसके बाद में और नदी मिलेगी।
और एक नदी यहां और मिल जाएगी और इस तरीके से यहां पर भी एक नदी मिलेगी, इसके साथ में भी एक नदी मिलेगी जो कि मणिपुर की पहाड़ियों से निकलेगी। इतनी नदियां हम लोगों को पढ़नी है। नाम लिखिएगा। दिबांग नदी या दिबांग कहते हैं इसको। लोहित नदी, दिशांग नदी, धनसिरी। धनसिरी इधर है, सुबनसिरी दूसरी तरफ है। कंपीली, बराक मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, मणिपुर जाएगी, मिजोरम जाएगी, असम जाएगी, बांग्लादेश जाएगी। इसका नाम क्या है? मेघना। क्लियर है? तो अब पहली नदी कौन सी लिखे बेटा, बताओ मुझे। अच्छा, दूसरी नदी कौन सी लिखे? कौन सी नदी है? तीसरी कौन सी है? चौथी कौन सी है? बताइए, अगली कौन सी है बताइए। धनसिरी। अगली नदी कौन सी है बेटा, मैंने करवाई थी कंपेली। अगली नदी कौन सी है बेटा? अब सहायक नदियों की यहां तक ही बात करेंगे। बराक जो है वो मेघना की सहायक नदी है। मेघना उसके साथ में बिल्कुल मिलती है, आगे जाके नाम मेघना पड़ जाता है, तो मेघना नदी अपन लिख सकते हैं। इतनी नदियां लिखिए आप लोग। ऐसे छोटा सा एक डायग्राम बना दो ताकि ठीक पड़ेगा आपके। ओके बेटा, ध्यान से सुनने मेरी बात को। अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम, इसकी एक सहायक नदी पढ़ लें, उसका नाम याद रखिएगा। हम बराक नदी को पढ़ने वाले हैं। कौन सी नदी को पढ़ रहे हैं बेटा? बराक नदी। और बराक नदी का उद्गम होता है, आपको याद रखना है, मणिपुर की पहाड़ी से। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, मणिपुर पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बराक। मणिपुर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? करवाया हुआ आप लोगों को जब मैंने पूर्वोत्तर की पहाड़ियां करवाया तब। मणिपुर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अब ये नदी, इसके संदर्भ में और बात करते हैं। इसका जो प्रवाह है वो कहां कहां पे है, या इसका विस्तार कहां कहां पे है? इसका विस्तार है बेटा, मणिपुर से तो ये निकलती है, मणिपुर से ये फिर आगे जाके कहां जाती है? मिजोरम जाती है। मिजोरम के बाद में इसका जो प्रवाह रहता है बेटा, असम रहता है। असम के बाद में लास्ट बांग्लादेश में जाकर मेघना में क्या हो जाती है? मिल जाती है। किसमें मिलती है? कहां होती है? मेघना में इसका क्या होता है? मिलन होता है बांग्लादेश में। अब अपने को यह समझना है कि इस नदी के अंदर नेशनल वाटर हाईवे संख्या 06 स्थित है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है बस। और हमारी जो है बराक नदी कंप्लीट हो चुकी है। छोटा छोटा ही है पॉइंट।
नदी को, बराक नदी को बांग्लादेश में सूरमा नदी कहते हैं। बराक नदी को बांग्लादेश में सूरमा नदी कहा जाता है, ये लिख दीजिएगा। हालांकि मैं यदि बात करूं कि बाय द वे कोई पूछ ले तो अंदर की डिटेल थोड़ी सी बता देता हूं, एक दो नदियां बता देता हूं जो महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहला तो पढ़ेंगे उत्तरी तट। उत्तरी तट की कौन कौन सी नदी है वो बता रहा हूं। उत्तरी तट की नदी है सहायक नदी जिसका नाम जीरी सिरी है। एक नदी और है जिसका नाम मधुरा है। एक नदी और है जिसका नाम जटिंगा है। और एक नदी और है जिसका नाम लारंग है। उतार लीजिए। हो गए उत्तरी तट के बाद लिखेंगे दक्षिणी तट। कौन सा तट लिखेंगे बेटा? दक्षिणी तट। दक्षिणी तट की नदियां कौन कौन सी हैं उसके संदर्भ में यदि लिखूं तो एक तो पहली नदी आती है इसकी सोनाई। अगली नदी आती है घाघरा, घाघरा नहीं है घाघरा। अगली एक नदी आती है कटखड़। एक नदी आती है ढुलेसरी। और एक नदी आती है सिंगला। और एक नदी आती है लोगाई। क्या है? लोंगाई है, लुगाई नहीं है। देखो, सोने का घाघरा कटखड़, ढुलेसरी सिंगल लुगाई, यही तो है इसका नाम लिखा हुआ है कि नहीं? सोनाई, घाघरा, कटखड़, ढुलेसरी, सिंगला, लुगाई। याद रख लेना है आप लोगों को। ये उत्तरी तट और दक्षिणी तट की नदियां हैं। बराक नदी कंप्लीट हो चुकी है, आगे लोहित नदी पढ़ेंगे अपन लोग। ये अगली लोहित नदी, इसको खून की नदी कहा जाता है। इसका उद्गम होता है, एक ग्लेशियर है और उसका नाम है जयालचू ग्लेशियर। जयालचू, जयालजू मत करना, जयालचू ग्लेशियर है और ये पड़ता है हमारा तिब्बत में। हालांकि तिब्बत का भी पूर्वी तिब्बत का भाग है। अच्छा, ये संगम इसका कहां होता है? इसका संगम मिलना किसमें होता है बताओ? इसका संगम किसमें होता है? ब्रह्मपुत्र नदी में। इस नदी का एक उपनाम है, याद रखना है, उपनाम खून की गंगा कहते हैं। क्योंकि ये ना लाल कलर की चट्टानों के अंदर से ये क्या करती है? प्रवाहित होती है। और जब लाल कलर की चट्टानों से रेड कलर की चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है तो उसका रंग भी क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और कहने में इसको कौन सी गंगा कहते हैं? खून की नदी या खून की गंगा या लोहित नदी है, लोही जैसी है। क्लियर बात है? याद रह जाएगा टापरू? बोलो। चलो जी, अगली बात करते हैं। एक नदी और है प्यारी सी जिसका नाम है कामेंग नदी। अब कामेंग नदी के संदर्भ में बात करें तो कामेंग नदी का उद्गम अगर पढ़ते हैं, उद्गम कहां से होता है? कामेंग नदी का उद्गम होता है, एक जिला है जिसका नाम है तवांग जिला। और ये तवांग जिला जो है वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि इसको पूर्वी तिब्बत के पास पूर्वी
तिब्बत के निकट ही है ये, पूर्वी तिब्बत के निकट से कामेंग नदी का उद्गम होता है। और ये कहां जाती है? कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र में आएगी। अच्छा, इसका संगम कहां बैठेगा बेटा? हाँ जी, इसका संगम कहां बैठेगा? संगम बैठेगा कौन सी नदी में बैठेगा बताओ भाई? ब्रह्मपुत्र नदी में। अच्छा, इसका उपनाम अगर आपसे पूछ लिया था, जैसे लोहित को खून की नदी कहते हैं, खून की गंगा, या कोष्टक में लिख देना खून की नदी। अच्छा, इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है जिया भारेली। क्या लिखा हुआ है? जिया भारेली है। ठीक है, याद रह जाएगा। उपनाम क्या है इसका? जिया भारेली है। ये मेन सारी नदियां आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो जो इसमें ब्रह्मपुत्र में माना जाता है वो सारी नदियां इसमें आपको करवा दिया। और याद रखिएगा, कामेंग नदी को जिया भरेली जो कहा जाता है वो कहां कहा जाता है? असम में कहा जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। और हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कंप्लीट हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र की मेन बातें मैंने आपको करवा दी, और कुछ और मैं नदियों के नाम करवाने वाला हूं जो तिब्बत के पठार से नदियां निकलती है। 4-5 नदियों के जो नाम बता देता हूं कि कौन कौन सी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसको भी करते हैं, एक बार इसको उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के पठार से या तिब्बत पठार से उद्गम होने वाली नदियां, मतलब हम लोग वो पढ़ने वाले हैं जो तिब्बत के पठार से इसका क्या होगा? उद्गम होगा। कौन सी पठार से उद्गम होगा बेटा? तिब्बत के पठार से। बड़ी प्यारी सी नदियां हैं, 2-3 नाम लिखते हैं अपन, है ना। एक नदी है जिसका नाम है याक, या याग भी कहते हैं कई जगह, है ना। टीसी सही लिखते हैं इसको, यांग टीसी क्यांग, इसको कहते हैं सिंग जांगयांग। और पता है आपको एशिया की सबसे लंबी नदी है? क्या है ये? एशिया की सबसे लंबी नदी है, चीन में बहती है। ऐसा नाम तो आपको पता ही है, हमारे यहां तो होता नहीं है। अगली कौन सी है? हवांग हो नदी। एक नदी है बिल्कुल जानी पहचानी पहचानी सी है, उसका नाम क्या है? सिंधु। एक नदी और है जो हमारे बिल्कुल पड़ी हुई है, कौन सी नदी है बताओ? सतलज। एक नदी और है जिसका नाम हमने पढ़ा है मेकांग नदी। एक नदी और है जिसका नाम है सालबीन नदी। कितनी होगी? बहुत है रे। ठीक है, कर लो। वो कौन सी है पता है? ठीक, बस ये नदियां हैं। ओके, ये याद कर लेना है जो तिब्बत के पठार